नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील आर्य हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं दिल्ली कटेवड़ा के अंदर। तो आइए जानते हैं उनसे। आज हम उनके खेत में आए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये उन्होंने आज मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर कटेवड़ा गांव में हल्दी लगी हुई है। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब, और आपके माध्यम से आपके सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आपने हल्दी लगाई है, जानकर बड़ी खुशी हुई कि पहली बार हमारे क्षेत्र में दिल्ली के अंदर वो भी हल्दी लगी हुई है। मैंने आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। तो आपका कैसा अनुभव रहा, कब आपने ये लगाई, कृपया आप थोड़ा सा बताइए हमें। जी बिल्कुल। देखिए, ये ज़मीन हमने ली यहाँ पे, और जब ये ज़मीन ली गई तो आसपास के लोगों ने बताया यहाँ पे कि भैया यहाँ ये ज़मीन ना कोई ज़्यादा उपजाऊ नहीं है यहाँ की ज़मीन, और यहाँ केवल साल में 2 फसलें होती हैं। एक बाजरा होता है जो बारिश के भरोसे होता है, और एक गेहूँ होता है जी। बाकी फसलें यहाँ नहीं होती हैं। तो मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया, और ज़मीन लेकर के लगभग 3-4 महीने मैंने इसको धूप में छोड़ते हुए जुताई करते रहे, छोड़ते रहे, जुताई करते रहे, छोड़ते रहे, ताकि इसके जो कुछ केमिकल्स हैं या जो उसमें नीचे जो जीव हैं वो ख़त्म हो जाए और हम इसको नए सिरे से तैयार कर सकें। उसके बाद 200 टन हमने गाय का गोबर मंगाया जी। और गाय के गोबर में हमने अपना जीवामृत का कल्चर मिला करके उसको तैयार किया। 25 दिन तक हमने उसको पानी डालते हुए वो खाद तैयार किया, और लगभग इन सारे 12 एकड़ ज़मीन में 200 टन हमने डलवा दिया। उसके बाद अलग अलग फसलें हमने बोई। जैसे इस खेत में आप खड़े हैं, ये हल्दी का खेत है, और इस 1 एकड़ हल्दी में लगभग 1,75,000 पौधे गांठें इस समय आप देख रहे हैं कि लगी हुई हैं। और ये भी सहफसली के रूप में था, ये केवल हल्दी नहीं थी। हमने हल्दी बोई और हल्दी के साथ हमने मक्का लगाई जी। मक्का एक फसल निकल चुकी है इसमें से, ये दूसरी फसल है। ओके। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अरहर भी लगाई हुई जी। अरहर का आपने जो अरहर लगाई, इसका कारण क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, अरहर का सबसे बड़ा कारण है कि अरहर का पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो बाहर से कीट पतंगे या जो कीट आते हैं खाने वाले रोग के कीटाणु, वो कम से कम अरहर के पत्ते को खा करके चले जाएंगे। यानी कि जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। तो उसी आधार पे, क्योंकि हमने नेचुरल फार्मिंग करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्रकृति के हर जीव को हमने समझते हुए चलना है। तो उसी रूप में हमने यहाँ पे पहले 2 फसली की। तो इसमें से जो मक्का था वो बहुत अच्छा मक्का भी हुआ है, इसमें मक्का निकाल लिया गया। मक्का के बाद अब ये हल्दी बहुत अच्छी हो गई है, और अरहर ने हमारी चारों तरफ की रक्षा की है। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह इस पर नहीं लगा हुआ है। तो गोबर के इस तरह से जीवामृत बना के डाला। उसके बाद हमने हर पानी पे इस पर लगभग जीवामृत कह के गोबर गौमूत्र से तैयार करके जीवामृत भी हमने इसमें 3-4 बार लगवा दिया। आपका कहने का मतलब कि आप पूरा इसको बिल्कुल एक प्राकृतिक तरीके से उगा रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्राकृतिक तरीके से उगा रहे हैं। और अब आपको देख के खुशी होगी कि मक्का भी यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल। उधर हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं। इधर पीछे की आप देखेंगे तो हमने कुछ औषधियाँ भी यहाँ पे लगाई हुई हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, तुलसी है, अपना सतावर है। जी, वहाँ भी चलेंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल। वो खेत भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आप बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर, हम तो पहली बार देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। हमारे साथ सागर भाई भी है। सागर जी ने भी शायद मेरे ख्याल में पहली बार ही दिल्ली के अंदर हल्दी होती हुई दिखाई दे रही होगी। और सागर भाई की मैं बता दूं, सागर भाई से मैं सलाह करता रहता हूं, जब भी कोई नई चीज़ है तो हमेशा ये उत्साह मेरा वर्धन करते रहते हैं। बोलते हैं भाई साहब ज़रूर होगा, प्रैक्टिकल करके देखिए आप जी। जब हम इस तरह से प्रकृति के समझते हुए, प्रकृति की रक्षा करते हुए कोई भी चीज़ बोएंगे तो ज़रूर होगी जी। और वो बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे ये हल्दी भी हो गई है, सतावर भी बहुत अच्छी हो रही है। उस तरफ सब्जियाँ, टमाटर, मूली, शलजम, ब्रोकली, गोभी, और इसके साथ अपना बीट, चुकंदर, ये बहुत अच्छी यहाँ पे चल रही है जी। पीछे की तरफ हमने लगाया था लौकी, तोरी, और मुझे लगता है कि जब बरसात हुई थी, एक बहुत अच्छी बारिश भी यहाँ पे हुई थी, तो लगभग 1.5 फुट पानी आ गया था इस खेत में। उसके बाद भी हमारी लौकी, तोरी बच गई जी। कद्दू, हाँ, जो सीताफल होता है वो थोड़ा खराब हो गया, उसमें भी कुछ बचा है, लेकिन भिंडी, तोरी, लौकी, ये हमारी अच्छे से बच गई। और मक्का हमने उसमें भी डाला हुआ था। 5-6 फसलें हमने इसमें लगाई हुई थी। तो डॉक्टर साहब, आप ये इतनी सारी सब्जियां उगा के ये आप सेल कहाँ करते हैं इनको? हाँ, देखिए, हमारा एक स्वदेशी केंद्र है, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूँ, मैं पंचगव्य चिकित्सक हूँ, और साथ में हमारा एक स्वदेशी केंद्र है रोहिणी में। तो हम यहाँ से कुछ सब्जियाँ वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ से हमारे आसपास के क्षेत्रों में, हम रोहिणी के क्षेत्र में उसको सेल कर देते हैं। बहुत अच्छे से लोग इसका स्वाद का आनंद ले रहे हैं, और कहते हैं कि जी बचपन में कभी खाई थी गाँव में, आज वो दोबारा से वो स्वाद मिल रहा है जी जी। तो एक पुण्य का काम है लोगों को अच्छी चीज़ देना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर साहब, किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको केमिकली खेती करनी चाहिए? आजकल यूरिया जैसे DAP यूज़ कर रहे हैं बेधड़ाके से किसान लोग जी।
और या फिर उनको ऑर्गेनिकली खेती करो करनी चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं वो समझिए अपने से दुश्मनी कर रहे हैं, प्रकृति से दुश्मनी कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे जैव जगत से दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति को कोई भी केमिकल हजम नहीं होता है। प्रकृति यानी कि जो आप इसमें बोओगे, जो डालोगे, वो वैसा ही निकल करके आएगा। ये ज़मीन, इसका जो स्वास्थ्य है वो नेचुरल चीज़, जैसे गाय के गोबर का खाद, वो इसका प्रिय भोजन है। धरती माँ का भोजन है गाय का गोबर। उसको आज आप आधुनिक तरीके से और अच्छा हम कर सकते हैं। जीवामृत के रूप में बना सकते हैं, घन जीवामृत के रूप में बना सकते हैं, या और आज जो कल्चर हम तैयार करके बनाते हैं डिकम्पोस्ट वगैरह, उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी के साथ इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी केमिकल डालने की खेतों में ज़रूरत नहीं है। पहला नुकसान होगा कि आपकी खेती ज़मीन खराब हो जाएगी, ज़मीन बंजर होती जाएगी धीरे धीरे। आज इस साल अगर आपको 10 किलो डालना तो अगले साल 15 किलो डालना पड़ेगा, नहीं तो फसल नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्राकृतिक खेती की ओर आते हैं तो आपका धीरे धीरे खर्चा कम होता चला जाएगा और ज़मीन आपकी उपजाऊ हो जाएगी। आपका कहने का मतलब है कि किसान की लागत घट जाएगी उसमें और मुनाफा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जो कहते हैं ना कि किसान की आमदनी दुगनी कर रही है, भैया प्राकृतिक खेती पे आ जाइए तो दुगनी क्या 3 गुनी 4 गुनी भी इनकम आपकी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर केमिकल फार्मिंग पे रहेंगे तो कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। अगर समृद्ध रहना है, सुखी रहना है, अपने परिवार को, समाज को, सभी को स्वस्थ रखना है तो प्राकृतिक खेती पर ही आना पड़ेगा। और एक दूसरी मिथ भाई साहब मैं आपको बता दूं, बड़ी भ्रांति है कि बिना केमिकल के उत्पादन होगा ही नहीं। मेरा धान अभी आप देखेंगे उधर जा करके कि आसपास के जितने भी धान है सब ने लोगों ने केमिकल यहाँ खूब डाला। दर्शकों को आपका धान भी दिखाएंगे, मैं खुद देख के आया था, आपका धान भी दिखाएंगे। दर्शकों ने खुद देखा भी है, आपका ये हल्दी भी हो रही है, उधर मैंने देखा आपकी मूली हो रही है, टमाटर हो रहा है, आपका बैंगन हो रहा है, आपकी बहुत सारी फसलें हो रही है, गोभी हो रही है, उधर सारी ऑर्गेनिकली हो रही है। तो किसानों को आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिकली किसानों को करने से ही फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे खर्चा इसमें कुछ होना ही नहीं है भाई। आप 4 या 5 गाय पाल लीजिए और 15 से 20 एकड़ ज़मीन में आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कीटनाशक वहीं तैयार हो जाएगा, आपका खाद वहीं तैयार हो जाएगा। और पानी की मैं आपको और बता दूं कि अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो कम से कम 3 से 4 गुना पानी भी आपका बचेगा। क्योंकि केमिकल डालते हैं तो ज़मीन जल्दी सूख जाती है, क्योंकि नीचे तो पानी जाता नहीं, भाप बन के उड़ जाता है सारा। तो इस प्रकार से पानी भी उसमें ज़्यादा लगता है। तो चारों तरफ से किसान पे मार पड़ती है और किसान का सारा जो उत्पादन होता है वो सारा खर्च में बदल जाता है। तो नतीजा कुछ नहीं, नेट इनकम किसान की बहुत कम हो जाती है। प्राकृतिक खेती करने से ही किसान को पैसा बचने वाला है। बिल्कुल। और सारा सभी का लाभ उसमें होगा। जी, धन्यवाद।